एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। चलो बताओ, व्हाट इज एनाटॉमी? आप बेटा लास्ट बेंच, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताओ, व्हाट इज एनाटॉमी, आप बताओ बेटा। हाँ, अंदर की चीज, आत्मा की, अंतरात्मा। बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज एनाटॉमी? बताओ बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? ठीक, बताओ बताओ बेटा, आप बताओ। इंटरनल स्ट्रक्चरल या इंटरनल ऑर्गन्स का जो एक्सटर्नल डिटेल्स होता है, मतलब वो कैसा दिखता है बाहर से अंदर से, जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। समझ आ रहा है भाई? लीवर कैसा दिखता है ना, वो अंदर में इंटरनली वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, बाहर से स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, ये जो भी डिटेल्स होती हैं वो एनाटॉमी होती है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? बताओ बेटा, आप बताओ, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? हाँ, है एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डिटेल्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फ्लावर का देखते हो, ठीक है, फ्लावर का देखे हो? नहीं, अरे क्या होता है? हाँ, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, वो कैसे दिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कलर कैसा है ना, ये सारा जो डिटेल्स होता है वो क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिटेल्स। एनाटॉमी क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चरल डिटेल। फिजियोलॉजी क्या है? बोलो, व्हाट इज फिजियोलॉजी? बोलना बेटा, नहीं बताओगी? व्हाट इज फिजियोलॉजी? हाँ, बैठे बैठे बताओ। हाँ बैठो, हाँ बताओ बेटा। हाँ, आप बताओ। ऑर्गेन्स का क्या बाबा? हाँ, आप बताओ। हाँ, स्तुति बताएगी, हाँ बताओ। हैं, फिजियोलॉजी क्या है बेटा? जो भी हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सारे ऑर्गेन्स जो दिख रहे हैं हमको, उनका जो भी फंक्शन होता है वो फिजियोलॉजी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका क्या फंक्शन है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? हाँ रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या? सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। अरे है ना, तो उसके जो भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं, है ना, और जो एक एक दूसरे के साथ रिलेट करके जो भी काम करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो जो भी ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होता है, और सभी के सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, लिखने उखने की जरूरत नहीं है, ये सब डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, हाँ? मैं आपको खाली बता रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, वो सारा चीज हम लोग किस में देखेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो अब इसी खुशी में बताओ, आप बताओ बेटा, व्हाट इज डाइजेशन? हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मालूम तो होना चाहिए कि वो जो चैप्टर का नाम है क्यों दिया गया। बोलो बेटा, आप वो आपके पीछे हो। हाँ बेटा, बुजुर्ग आदमी, कान वान सब कमजोर है मेरा, तो जोर से बोलो। हाँ, डाइजेशन क्या है? जो बोलो, कुछ नहीं होता, गलत बोलो, तो डरने वाली क्या बात। सबसे पहली बात तो आपको क्लास में बैठ के बेटा अपना जो डर का लेवल है उसको कम करना है ना। आंसर सही हो गलत हो ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात अपने डर को हटाओ, तब आप कुछ सीख पाओगे, है ना। बोलो, तो बताओ। हाँ, चलो आप बताओ बेटा।
कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर। क्यों करते हैं ऐसा? जो समझ आता है बोलो, डरना क्या है? अब घबराओ मत, कुछ नहीं होता। 3 महीने में ये हिचकिचाहट ना दूर हटना चाहिए। आप बताओ। क्यों कॉम्प्लेक्स को क्यों तोड़ते हैं? एटीपी टीपी कहाँ ला लिए बेटा? डाइजेशन में एटीपी का कोई रोल ही नहीं है। हाँ बताओ आभा। हाँ चलो बताओ, विश्व बताएगी, बताओ। देखो हम लोग क्या लेते हैं? फूड। फूड का जो मेजर फूड के फॉर्म्स हैं वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं बेटा, राइस, व्हीट, गेहूं, चावल, जौ, बार्ली, ये सब में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की हम बात करें तो भैया दाल, दैट इज पल्सेस, एग, नॉनवेज, दाल वाल जो भी, सोयाबीन वोयाबीन, ये सब क्या है? सब प्रोटीन के सोर्स। फैट तो पता ही है, ऑयल, घी, चीज, वही तो खाते हो है? ये सब क्या है? फैट का सोर्स है। समझ आ रहा है? तो अब हम लोग जब इसको लेते हैं तो फॉर एग्जांपल जो राइस में हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है। क्या खाते हैं हम लोग? सेलुलोज लेते हैं या स्टार्च लेते हैं बेटा? है? सेलुलोज क्यों नहीं लेते? वो भी तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। बोलना बेटा। भाई सेलुलोज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है ना, एज अ फूड। क्यों नहीं लेते हैं? इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब मुश्किल से होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता। क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? एंजाइम ही नहीं है। एंजाइम होकर होगा तो ही हम सेलुलोज को खा पाएंगे। अगर ऐसा होता कि हमारे पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता तो हम लकड़ियों की बेंच ही नहीं लगाते। नहीं तो पता पड़ा आप लकड़ी को ही भूख लग रहा है, कुछ नहीं है, स्नैक्स के रूप में थोड़ा थोड़ा चबा रहे हैं। क्यों? लकड़ी में क्या है? मेनली सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज, पैकेटिन, ये सारे चीज से होता है लकड़ी। समझ आ रहा है? बाकी तो बॉटनी वाले बताएंगे आपको। तो ये सब चीज हम लोग खाते, लेकिन अच्छा है भगवान तो सही किया, जितने लोग मतलब पेड़ को उगाते खाने के लिए, भूख लग रही है तोड़ के डंगाल को चबा रहे हैं, दातुन करते उसके बाद पीछे वाले डंडी को खा लेते हैं, ऐसा वाला। हाँ? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो मेनली हम लोग जो खाते हैं दैट इज स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? व्हाट इज स्टार्च? जल्दी बता बेटा, स्टार्च क्या होता है? स्टोर फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बट स्ट्रक्चरली क्या है बेटा स्टार्च? इट इज अ पॉलीसेकेराइड, है ना, इट इज अ पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब मैनी, सेकेराइड का मतलब शुगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मैनी शुगर, मतलब स्टार्च जो है वो बहुत सारे शुगर से मिलके बना है। हाँ, तो अब अगर हम देखें तो भाई मान के चलो ये ऐसा बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से ऐसा मिलके बना हुआ है, ठीक है। चलो प्रोटीन क्या है स्ट्रक्चरली? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का मतलब बहुत सारा अमीनो एसिड से मिलकर के बना है प्रोटीन, ठीक है। फैट क्या है? फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है। वो लंबी चेन बनाता है, पॉलीमर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी भी फैट जो रहता है वो पॉलीमर नहीं बनाता है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। वो क्या होता है? स्टिक होते हैं एक दूसरे के साथ में, स्टिकी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, बहुत सारा, मैनी मैनी। तो अब जो मुद्दा है
कि भैया डाइजेशन हम क्यों करते हैं। ये देखो बात को ऐसे समझो कि मान के चलो ये जो बड़ा सा दीवार है इसको बोलूंगा बेटा उठा के नीचे लेके जाओ, इसको पूरा उठाना है और ये पूरा दीवार को यहाँ से हटाना है आपको, और फिर आपको नीचे यही दीवार को वापस खड़ा कर देना है, ऐसे मतलब इतना ही बड़ा स्ट्रक्चर को आप कर लोगे बेटा न्यू स्टूडेंट, आप कर लोगे ऐसा? नहीं कर लोगे? कैसे? ऐसे डालेंगे सर हाथ, ऐसे उठाएंगे कंधे पे ऐसा, बाहुबली वाला, फिर भी आप नहीं ले जा। क्यों? दरवाजा सीढ़ी से कैसे ले जाओगे, रास्ता ही छोटा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तोड़ दो इसको, ऐसा करना मत, है ना, किराए का भवन है हमारा नहीं, हमारा भी होगा तो भी नहीं तोड़ना। तो एक एक ईंट को अगर आप तोड़ोगे यहाँ से, और एक एक ईंट को तोड़ के एक एक ईंट ले जाना आसान है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे बच्चा हो, एक एक ईंट को आप ले जाओ और फिर उस ईंट को एक के ऊपर एक रखते जाओ, धीरे धीरे इतनी बड़ी वॉल आप क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप दीवार बनाओ चाहे इतने बड़ा दीवार का घर बना लो तोड़ के। समझ आ रहा बात? तो ये आसान है। तो सेम चीज हमारा बॉडी भी करता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, यहाँ जैसे फूड आया बेटा, यहाँ पर जैसे फूड आया, ठीक है, तो ये जो फूड होता है मेनली इस फूड की जरूरत कहाँ पर है बॉडी में, जो भी हम फूड लेते हैं उसकी आवश्यकता, उसका रिक्वायरमेंट कहाँ है बॉडी में, ब्लड में। ब्लड क्या करेगा उसको, बॉडी के हर एक सेल्स को जरूरत है, बॉडी के हर एक टिश्यूज को जरूरत है, तो बॉडी के हर एक टिश्यूज तक के, फॉर एग्जांपल ये मैं टिश्यू बना दे रहा हूँ, ये लो, है ना, अब ये बेचारा ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, भूख लग रहा है, बॉडी के, हम खाना नहीं खा, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल की रिक्वायरमेंट। हम ऑक्सीजन इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी की हर एक सेल की वो रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन, वाटर या फूड कौन लेके जाएगा, हमारे पास एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ब्लड, है ना। तो ब्लड जो रहता है ऑब्वियसली कहाँ होना चाहिए, इसी, ये मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि उसके बाजू में ही रहता है, उसके अंदर रहता है, वो मैं आगे स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपन इसको समझने के लिए ऐसा बना रहा हूँ मैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है बेटा। तो ब्लड वेसल जो रहता है इंटेस्टाइन में रहता है, स्टमक में रहता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। तो ये ब्लड वेसल वहां क्यों जाता है, वहां क्यों रहता है, ताकि वहां से फूड ले सके, और फिर यही ब्लड वेसल बॉडी के हर एक टिश्यूज तक पहुंच सके फूड लेकर। जैसे ग्लूकोज यहाँ चला गया, तो ये ग्लूकोज ब्लड में तभी आएगा जब हम फूड लेंगे और वो फूड फिर ब्लड में जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो ये जो फूड है वो ब्लड में कब जाएगा, जब हम उसको ब्लड में जाने लायक बनाएंगे। तो अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके कि भाई हम जो फूड ले रहे हैं, हम जो फूड ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, ये स्टमक है, हम जो फूड ले रहे हैं वो क्या है भैया, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। वैसे मैं यहाँ बनाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रेक होता है। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा। अब वही चीज, वही कहानी कि भैया इस दीवार को तो उठा भी लोगे अगर आप, तो भी आप इसको बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है और हमारा जो ब्लड वेसल है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से निकलेगा और ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। तो ब्लड वेसल के अंदर जाने के लिए जो चैनल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिससे कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एंटर कर पाता है। तो अगर हम देखें जैसे ये ब्लड वेसल है, इसमें क्या है भैया, ब्लड है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है इसमें कोई भी चीज जब अंदर जाएगा तो ये इतने स्मॉल चैनल्स होते हैं कि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाते। क्यों? अगर मैं आपको बोलूं इस दरवाजे से बेटा 10 सब के सब एक साथ बाहर निकलो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं। तो एक एक करके लेकिन सबके सब बाहर निकल सकते हैं। समझ आ रहा बात? वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी फूड मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे,
ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सबसे पहले हम लोग इतना छोटा करना पड़ेगा कि इस छोटे से जो चैनल्स हैं ब्लड वेसल के उसके अंदर जा सके। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एकदम छोटा कर देंगे और ये जो ग्लूकोज जो दिख रहा है आपको एकदम छोटा सा, ये आसानी से अब इस जगह घुस जाएगा। तो भाई अगर आप देखोगे तो सिंगल सिंगल ग्लूकोज ही जा पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही मॉलिक्यूल के लायक है। समझ आ रहा बात? एक सिंगल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बस वही एंटर कर सकता है ब्लड में। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को, है ना? तो जब अगर एक ही अंदर जा सकता है और हम लेते हैं क्या, पॉलीमर, ढेर सारा एक साथ हम खाते हैं, मतलब हम जो फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे ग्लूकोज की चेन होती है ना? अब उस चेन को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये जो ग्लूकोज की जो चेन है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके एक सिंगल ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो इस दीवार को तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ोगे, नाखून से? कैसे तोड़ोगे, छीनी हथौड़े से तोड़ोगे, औजार से तोड़ोगे, ड्रिल मशीन से तोड़ोगे, कुल मिला के औजार चाहिए। वैसे ही ग्लूकोज एक दूसरे से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये बॉन्ड्स हैं, इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, आगे देखेंगे करके। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये दो ग्लूकोज को जोड़ के रखता है, जैसे कि दो ईंटों को कौन जोड़ता है, रेत और सीमेंट। इतना भी नहीं पता आप लोगों को, सीमेंट बर्बाद हो जाएंगे अगर सीमेंट से ईंटा जोड़ने लग गए तो, है कितना पैसा लगेगा, रेत और सीमेंट। तो रेत और सीमेंट का जो दो ईंटों के बीच में डालते हैं ये क्या काम करता है, बॉन्डिंग एजेंट। सीमेंट भी डाल सकते हो, बहुत पैसा है तो, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है। वैसे ही ग्लूकोज ग्लूकोज जो होते हैं वो बॉन्ड्स के द्वारा टूटते हैं। ऑब्वियसली दो ईंटों को अलग करने के लिए हमको उसका जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, वैसे ही दो ग्लूकोज को अलग करने के लिए हमको इनके बॉन्ड्स को तोड़ने पड़ेंगे। तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या है भैया, एंजाइम्स। समझ आ रहा है? कौन सा हथियार, बायोलॉजिकल वेपन है जो कि बॉन्ड को तोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ इस कंडीशन में लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम्स। समझ आ रहा है बात? ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, इसी को तो हम डाइजेशन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो एक्चुअल में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इसीलिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म लाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को? ठीक है। अब ठीक वैसे ही अमीनो एसिड के लिए ले लो, ये सिंगल अमीनो एसिड। अब इसके लिए भी क्या है हमारे पास, एंजाइम्स होंगे। क्यों एंजाइम होंगे, इनको ब्रेक किया जाएगा। वैसे ही फैटी एसिड ग्लिसरॉल एक साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे एक साथ स्टिक रहते हैं, तो इनके बीच में भी तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एंजाइम्स। और इससे हमको क्या मिलेगा, सिंगल फैटी एसिड सिंगल ग्लिसरॉल। समझ आ गया? एक बुक दो, समझ आ गया बेटा? कितना पुराना है? एक दो साल है ना? एडिशन ही गायब हो गया इसका। 2019 वाला ही लेना, 2019 के बाद वाला एडिशन होना चाहिए बुक का आपका, उससे पहले वाला नहीं। सर इससे तो हमारे भैया भी पढ़े थे 10 साल पहले और इसी से सेलेक्ट हुए थे, लेकिन अब 10 साल पहले वाले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सेलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। चलो क्लियर है इतना? समझ आ रहा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन? चलिए हटा दूं, देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप देखोगे तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, चबाते हैं, हम चबाते हैं। तो पहला स्टेप जो रहता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता, वो मैकेनिकल होता है। अब खाना चबाते हो, अच्छा आप लोग नहीं चबाते हो ना, कई लोग तो गटक लेते हैं ऐसे,
डाले अंदर, आपके पास टाइम ही नहीं रहता खाना चबाने का। रहता है? नहीं रहता ना आप लोगों के पास, आप लोग बहुत बिजी रहते हो, घटाघट सीधा अंदर हो जाता है। तो ये जो हम खाना चबाते हैं ये एक प्रकार का क्या है, डाइजेशन का पहला स्टेप, जो कि मैकेनिकल है। देन उसके बाद बाकी सब एंजाइमेटिक चलता है। तो डाइजेशन में सबसे पहला आपका मैकेनिकल आ जाता है। क्लियर है बात आप लोगों को? मैकेनिकल के साथ में बायोलॉजिकल होता है क्या माउथ में? कैसे? सलाइवरी एंजाइम। हाँ, तो ऐसा सारा चीज ध्यान रखना। चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, बताना बेटा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, आप बताओ। कौन कौन से पार्ट्स, ऑर्गेन? माउथ, इसोफेगस और माउथ, इसोफेगस और माउथ के बाद इसोफेगस डायरेक्ट आ जाएगा, फेरिंग्स आएगा, और स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, बता बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? अच्छा अच्छा, मैं 3 लकीर खींचा हूँ वैसे भी। आप बताओ, अरे बैठे बैठे बताओ। हाँ चलो, अब लास्ट बेंच। हाँ बताओ। ड्यूरेनम। संस्कृत का श्लोक टाइप का बोल रहे थे। चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। अब बताओ, ऐसे ऐसे छुप रही थी। हाँ बताओ, इलियम में IUM आएगा या EUM वाला आएगा, ये बता बेटा। आप बताओ, आप ये नए पीछे मुड़ के जो देख रही हो। हाँ, IUM वाला इलियम है या EUM वाला इलियम? देखो, दो टाइप का इलियम होगा, IUM और एक ILEUM। आई फिल्म बताना, IL, तो उसके बाद अगर EUM ऐसा बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा, IUM या EUM? तो IUM किस में आता है? बोन है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। जो हिप बोन होता है, हिप बोन जो होता है उसका 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। हिप बोन जो होता है ना हमारा कॉक्सल बोन, एक हिप बोन 3 पार्ट के फ्यूजन से बनता है। वो 3 पार्ट कौन कौन सा होता है? इलियम, IUM वाला, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। समझ आ रहा बात? इसमें ये नहीं आएगा, हाँ, इसमें ये रहेगा। कैसे याद रखोगे, याद है ना? चलिए, देन उसके बाद हाँ बताओ, आप बताओ बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ आप रेड, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए तो बैठे हैं अपन सीखने के लिए। नहीं पता तो नहीं पता, क्वेश्चन कभी कभी छोड़ना भी अच्छा होता है? एक नंबर बच जाता है। आप बताओ, तो पीछे। हाँ, ए बेटा 3 पार्ट बता, उसको डिफ्रेंशिएट मत करो। कोलॉन एक होता है बेटा, अब उसके 3 पार्ट अलग है। हाँ, कोलॉन से पहले क्या आएगा? रेक्टम पहले नहीं डालना है, सिकम, कोलॉन एंड रेक्टम। रेक्टम opens into rectal canal,
देन एनल कैनाल, मतलब इसको सीधा अपन एनल कैनाल एंड देन एनस, ठीक है। तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, बोलो। नहीं, वो नहीं बोल रही। तो क्यों नहीं बना है? हाँ बोलो बेटा। और कुछ बचा है? और कुछ बचा है क्या? क्या बचा है? अरे बाबा, ये तो सिर्फ रास्ता है जहां से फूड पास हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए, बस मत बोलो। हम जो फूड ले रहे हैं ऑब्वियसली उससे एनर्जी हमको मिलेगी, बट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एनर्जी नहीं बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना। तो डाइजेस्ट कब कैसे होगा? एंजाइम से। एंजाइम भाई, हथौड़ा जो छीनी है थोड़ा, उसकी भी तो फैक्ट्री होती है? तो वैसे ही एंजाइम्स कहाँ से बनेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो इसीलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलके बनता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और उसको क्या बोलते हैं? GUT गट, और GIT। व्हाट इज GIT? गैस्ट्रो, जिसको नहीं पता होगा लिख लिया है ना, कभी एग्जाम में यही सब आता है कभी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। देन दूसरा क्या होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 5 टाइप के होंगे बेटा। कौन कौन से? बोलो। अरे, जो पता है वो बोलो ना यार, क्या आप लोग पता? हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो ना। लीवर, पेंक्रियास, सीक्वेंस से बोलो बेटा, जैसे भगवान ने बनाया है। यहाँ देखिए, मुंह में ऐसे मुंह खोलेंगे, लीवर दिख रहा है अलग से। क्या रहता है सबसे पहले माउथ में? क्या रहता है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या रहता है? सलाइवरी ग्लैंड। अब भाई देखो, माउथ में क्या है भैया? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद फेरिंग्स में जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसोफेगस में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। स्टमक में जाएंगे तो क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में जाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। बात समझ आ रहा है? देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड होगा? कौन सा ग्लैंड होगा ये बताइए, बता बेटा। आप बताओ बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर पेंक्रियास कहाँ से घुस जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड होगा? आप बताओ बेटा। तो कोई बात नहीं, जो भी बताओ। आप बताओ। नहीं, टाइम अप हो गया आपका, जल्दी बताओ, दूसरे को मौका दो। बताओ ख्याति। हैं? लीवर? ए बेटा, कितना लिखेगी? चलो बताओ। लिखा पढ़ी करने मत हो भैया, समझो बात को। हाँ चलो बताओ, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? बताओ बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड होता है? अरे भाई, स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हाँ बेटा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इतना सिंपल है, उसमें सोचो। कभी कभी, कभी कभी सिंपल चीजों में ही हम अटकते हैं, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? सिंपल चीजें ही सबसे कठिन होती। सिंप्लिसिटी इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसा रील्स में आता है ना कभी कभी। देन उसके बाद क्या आएगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देन उसके बाद
लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सा भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता, ध्यान रखना कि इसलिए मैंने पूछा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सा ग्लैंड नहीं पाया जाता, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सा भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। मैं एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो होता है कुछ कुछ चीज़ों का। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली डाइजेशन होता है, आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आती है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, पैनक्रियास, बोलो। अब कई लोग बोलने के लिए एकदम उतारू होंगे। इसके बाद क्या बचा, लीवर। लेकिन आप लोगों को दुख दुख होगा सुन के, लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, लेकिन कोई सा भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करता। तो लीवर एक लौता ऐसा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता, ठीक है। नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या काम करेगा भैया, डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कई लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा, हम तो पढ़े थे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ऐसा कैसे नहीं बनाएगा। अरे क्या ऐसे थोड़ी ना हम बोल देंगे तो वो कर ही चलेगा। बट लीवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। लीवर, बिना लीवर के फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम होगा। आप बहुत महंगा महंगा चीज खरीद के पिज्जा खाओगे, लेकिन उसका 10-15% से ज्यादा डाइजेशन नहीं होने वाला, वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फैट इज बिकॉज ऑफ लीवर, बट लीवर में कोई सा भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो काम कर लेता है। सोचो कितना महान है ये, है ना। हो गया, तो यही लिख लेना, इसमें भले डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट इट इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट्स को डिस्कस करें, ठीक है। हटा दूं, ठीक है बेटा, याद है। चलो बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताओ। हाँ बेटा, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स। देखो मैं यही चीज समझा रहा हूँ, आप जब यहाँ बैठते हो ना तो इतना अटेंटिव बैठो कि आपको सारी चीजें यही याद हो जाए, घर में जाके रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान से चीजों को समझो, कोशिश करो कि यही याद करके जाएंगे, ताकि घर में जाके क्या करोगे, कम समय में थ्योरी रिवाइज करोगे और ज्यादा ज्यादा समय क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोगे। एक ही चीज ध्यान रखना, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, टॉपिक पे कमांड नहीं आने वाला। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा ज्यादा समय में, उतना टॉपिक आपके ग्रिप में होगा। समझ आया बात कि नहीं समझ आया, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे भैया, माउथ। माउथ से क्वेश्चन आता है, दो ही स्ट्रक्चर से आता है, एक टंग के बारे में पूछता है और एक टीथ के बारे में पूछता है। अभी कुछ सालों से, 5-7 सालों से टीथ के बारे में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उससे पहले जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आता था, उसके बाद अब जब आप तैयारी चालू की हो अब तब आ रहा है। मतलब 20 साल पहले के आसपास इससे क्वेश्चन आते थे, फिर अचानक से भी कुछ 4-5 सालों में टीथ से भी क्वेश्चन बढ़ गए। मतलब इससे पहले बहुत कम आता था 4-5 साल पहले, लेकिन
5-6 सालों से देखा है मैंने कि इससे ऊपर भी मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। टीथ है और क्या है? टंग। टंग क्या है बेटा? एक किस टाइप का ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। छोटा सा है डिस्क्रिप्शन, ज्यादा अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मस्कुलर ऑर्गन है। तो अगर आप देखोगे तो डायग्राम यहाँ देख लेते हैं, छोटा सा ही बनाएंगे अपन। तो ऐसा सिंघाड़ा टाइप का हो गया क्या? तो ये जो है, अगर आप देखोगे तो पीछे जो टंग है, टंग कहाँ तक रहता है? स्टमक तक। कहाँ तक रहता है बेटा? बोल गए बेटी बस। अपर फेरेंजियल रीजन में रहता है, यहाँ तक रहता है। तो टंग कहीं ना कहीं तो पीछे से जुड़ा हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से जुड़ा रहता है। हाँ बेटा? नहीं बेटा, टंग का दो पार्ट है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर ये है, ये एंटीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर एकदम आखिरी वाला। जैसे कभी कभी आपका तबीयत खराब रहता है, गला वाला में थोड़ा सा टॉन्सिल रहता है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो मुंह खोलो, बस अरे ऐसा नहीं भाई, जीभ बाहर निकालो, और करो, और बड़ा मुंह खोलो, घुस जा ले, ठीक है? तो इतना बड़ा टॉर्च लेके अंदर ऐसे देख, करके एकदम देख। तो अगर आप खुद भी देखोगे तो टंग एकदम पीछे तक के है ना, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि उसका ओरिजिन कहाँ पर है। अब इतना थोड़ा दिखेगा यार। वैसे सुना है कि आप मोबाइल वोबाइल डाल दोगे एकदम अंदर तक। तो पीछे, सबसे पीछे अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो टंग किससे अटैच रहता है भैया? बोन से। ध्यान रखना, टंग इज अटैच्ड पोस्टीरियरली विथ बोन। कौन सा बोन? हायोइड बोन। ध्यान रखना, हायोइड बोन आता है एग्जाम में। हायोइड बोन, हायोइड बोन जो रहता है वो सिंगल होता है कि पेयर में होता है? इट इज अ सिंगल बोन। और ये बोन ऐसा है कि और किसी बोन से अटैच नहीं रहता। अब मैक्सिमम टाइप के जो मैक्सिमम बोन्स होते हैं ना, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जॉइंट्स के थ्रू हो या फ्यूज हो। लेकिन कुछ बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होता, दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होता है। उनमें से एक बोन क्या है? हायोइड बोन है, जो कि स्कल में आता है, लेकिन हम इसको गिनते नहीं है स्कल में, लेकिन आता है स्कल में। समझ आ रहा बात? ठीक है, जब स्केलेटल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, कि गिनते नहीं है लेकिन आता है ये सारा चीज। तो हायोइड बोन जो रहता है उसी से ये कुछ लिगामेंट के थ्रू ऐसा अटैच रहता है। कौन? हमारा टंग। क्लियर है बात? ऐसे नहीं पकड़ के खींचोगे वो हायोइड बोन भी बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं भैया। नीचे जो बेस होता है फ्रेनुलम से भी अटैच रहता है। फ्रेनम होता है नीचे, टंग के नीचे फ्रेनम होता है, उससे अटैच रहता है बेस ऑफ द। अच्छा, तो पोस्टीरियर तो अटैच हो गया। एंटीरियर किससे अटैच रहता है? टंग किससे अटैच रहता है? फ्री रहता है। अगर टंग एंटीरियर साइड भी किसी से अटैच होगा तो हम कैसे बात करेंगे? समझ बात कैसे करेंगे भाई? बात करने के लिए टंग को एंटीरियरली फ्री होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका जो बेस होता है, वेंट्रल पार्ट जो होता है, बेस अगर हम बात करें तो वो अटैच होता है फ्रेनम से। और उसका जो सुपीरियर पार्ट है, डोर्सल साइड है टंग का, वो भी फ्री रहता है पूरा। ठीक है, समझ आ गया बात इतना? चलो, तो ये तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मेरे को बताना था मेनली, है ना। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री मतलब हमारे विल से कंट्रोल होता है, मतलब आपकी जो जुबान पे आपका लगाम है कि नहीं, अगर है तो वो वॉलेंट्री है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी जुबान पे मेरा लगाम ही नहीं। अगर ऐसा कोई बोले तो क्या बोलो? तेरा टंग इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री होगा मतलब कंट्रोल नहीं, और वॉलेंट्री मतलब कंट्रोल है ना। तो टंग का क्या क्या है भैया, फंक्शन क्या है? अच्छा चलो बता देते हैं। इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं बेटा? क्या रहते हैं बहुत सारे? टेस्ट बड नहीं होता बेटा, पैपिले होते हैं। बहुत सारे पैपिले, पैपिले में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पैपिले में आपको टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे।
इसी के चक्कर में तो हम दुनिया भर की चीजें खाते हैं। अगर टेस्ट बर्ड्स ना हो तो ये जो पकवान तरह तरह के, उसका कोई मतलब नहीं, पेट भरने के लिए खाएंगे बस। इसी के चक्कर में तो अपन खाते हैं टेस्टी टेस्टी फूड। तो सबसे पहला क्या है भैया, इसका फंक्शन क्या है? टेस्ट सेंसेशन। और क्या फंक्शन है? स्पीच। अरे बात कैसे करोगे बिना टंग के? बचपन में करते थे ना, जीप पकड़ के बोल। लड़के लोगों का कुछ अलग ही रहता था। और है मैं टंग से चबाते हैं फूड को, तो उसको उसको मैस्टिकेशन थोड़ी ना बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड थोड़ा बोलते हैं। हाँ, तो मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा ऐसा बोल रहे हैं, हाँ? अब उसको चबाने में थोड़ी ना हेल्प करेगा। हाँ, फूड को वो सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करेगा। और क्या बेटा? बाकी सब ठीक है सर, आप बताओ बोलो। हाँ, और फूड सोलो करने में भी हेल्प करते। बिना टंग के फूड को कैसे सोलो करेंगे? चिड़िया टाइप का खाएंगे ऐसे अंदर डाले? आप उल्टा भी लटक जाओगे तो भी फूड सोलो कर लोगे टंग के मदद से। सोलोविंग ऑफ, ठीक है। चलो छोड़ो आप इसको, हो गया टंग का काम खत्म। टीथ। टीथ तीन वैरायटी में होता है हमारे में। क्या क्या? डाइफाइडोंट, देन हेटेरोडोंट, देन थिकोडोंट। 4-5 सालों में ये कम, 5 या 6 साल में 2 बार रिपीट हो गया यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है ना। इस साल नहीं आया था शायद। डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट और थिकोडोंट। बायो बहुत इजी आ रहा है, फिर भी लोग गलत करते हैं। डाइफाइडोंट, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है? 2 टाइप का टीथ होगा, क्या बोलो? डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ। डेसिडुअस को और क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। अभी भी है किसी के पास मिल्क टीथ? नहीं है, ठीक। हेटेरोडोंट क्या है भैया? डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ टीथ। कौन कौन सा होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थिकोडोंट क्या होगा? टीथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। टीथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉ है हमारा, तो उसमें ऐसा टीथ, ऐसा हमारा टीथ जो है वो बोनी सॉकेट में ऐसा धसा रहेगा। समझ आ रहा है बात? ये हो गया। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन आता है डेसिडुअस और परमानेंट। क्लियर है? छोटा कर रहा हूं, वो सिंपल है। डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ का डिफरेंस आता है, उससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। 20 साल से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर अपन देखें तो डेसिडुअस और परमानेंट, ठीक है। देखो बेटा, जब भी टीथ की काउंटिंग होती है, फॉर्मूला आपका दिया हुआ है बुक में, तो हमेशा हाफ ऑफ द जॉ लेते हैं, अपर और लोअर का। मतलब अगर आपको टीथ की काउंटिंग करने बोले तो बिल्कुल सेंटर से हाफ ऑफ द जॉ, मतलब ऊपर के टीथ और नीचे के टीथ भी हाफ ऑफ द जॉ का आपको काउंटिंग करना रहता है, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि डेसिडुअस टीथ में अगर आपको क्वेश्चन आता है
तो इसमें क्या आएगा बेटा, अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ, ठीक है, अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ, ठीक है। तो डेसिडियस में 4 टाइप के टीथ होंगे और परमानेंट में 4 टाइप के टीथ देखेंगे। इंसाइजर, कैनाइन, इसमें प्रीमोलर नहीं हो और मोलर, ये 4 तो अपने को लिखना है। तो देखेंगे कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है इतना। अभी जो भी टीथ है हमारा, इंसाइजर हो, कैनाइन हो, प्रीमोलर हो, मोलर हो, इन सभी को हमको क्या लेना है, अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, लेकिन हाफ ऑफ द जॉ का। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं। तो कैनाइन सॉरी इंसाइजर कितना होगा भैया, अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ, बोलो कितना, 2/2। देन उसके बाद कैनाइन 1/1, प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर 2/2। इन सभी को अगर आप देखोगे तो 2/2 इक्वल्स टू बेटा 0 0 होगा कि 1 होगा, और 1/1 0/0 2/2, तो टोटल करोगे तो कितना होगा, 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 आया। तो एक ही दांत होता है क्या, बहुत सारा होता है ना। मैथमेटिक्स थोड़ा लगाना है, जोड़ना है हमको। ऊपर में कितने टीथ हैं, अभी भी आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो क्या, नहीं ना, तो डिवाइड थोड़ा कर रहे हैं, हमें को जोड़ना है। कितना आएगा ऊपर 5, नीचे कितना आएगा 5, कितना हुआ टोटल 10, लेकिन वो एक साइड का है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा भैया, 20 टीथ होंगे किसमें, डेसिडियस। सेम कहानी इधर देखेंगे, 1/1 ये तो सेम है, प्री मोलर 2/2, मोलर 2/2 और 3/3, ठीक है, 2/2 और 3/3 कैसे होगा, चलो अब इसका काउंटिंग करो कितना होगा, 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28 टीथ होगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये आपका 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक के है। उसके बाद अगर हम देखें, ये आपका अप टू 18 ईयर्स, मतलब आप लोगों के टीथ के अगर देखें 18 साल तक में तो ये मिलेगा। देन उसके बाद 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसको अपन ऐसे लिखे, अरे क्या हो रहा है, हाँ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2+1, 2+1, क्योंकि एक एक टीथ बाद में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर 18 ईयर्स, बोलो बात समझ आ रही है। तो ये कितना होगा बोलो, कितना होगा, ऊपर कितना हो गया 8 हुआ है ना, और नीचे 8, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 32। तो एक जो आता है वो क्या है, वो विजडम टीथ है, और थर्ड मोलर, यहाँ पर कितने मोलर है बेटा, 2 हैं, और 18 साल के बाद आपका कितना आएगा, तीसरा मोलर भी आएगा चारों तरफ। आप लोग परेशान हो गए आगे चल के, इसके लिए बहुत दिक्कत करता है। समझ आ रहा है, आ भी रहे, आ रहा है, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो आप आजकल, बहुत जल्दी बड़े हो जाते। मेरे को तो डर है कि अब 15 साल में मत मोलर आने लग जाए, 15-16 साल, कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो रहा है। हाँ हो गया। तो चलो अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। देखो ये जो डेसिडियस टीथ है हम 5 साल तक ही मानते हैं, प्योर डेसिडियस टीथ 5 साल तक होता है, उसके बाद मिक्स टीथ हो जाता है। 5 साल तक लिख लेना,
मतलब 5 साल तक डेसिडुअस टीथ रहता है, उसके बाद फिर परमानेंट आना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक 3-4 साल का बच्चा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने, मतलब दांत तो दर्द होगा, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको देखा और डॉक्टर ने बड़ा अजीब से देखा, उसके माउथ में एक टाइप का टीथ नहीं था। तो वो कौन सा टाइप का टीथ नहीं था? अरे पूरा ऑप्शन तो लिखने दो। कौन सा नहीं था? प्रीमोलर नहीं था। समझ आ रहा बात? फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम देखें तो एक 5 साल के बच्चे के कंपैरिजन में एक 15 साल का जो बच्चा होता है उसके में कितने न्यू टीथ आते हैं, कितने न्यू टाइप के टीथ आते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। क्या बोला मैंने? इन कंपैरिजन टू 5 year old चाइल्ड, कंपैरिजन ऑफ 5 year old child with 15 year old child, अब उसको चाइल्ड नहीं बोलेंगे, बड़ा बच्चा, तो कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यू टीथ्स आर फाउंड। चलो मैं जितना मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ऑप्शन लिखूंगा अब, ठीक है? ये तो बना लिए सब लोग। चलो अब इसको, हाँ, अब आंसर लिख। तो हाउ मेनी न्यू टाइप ऑफ टीथ फाउंड? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। मैं जिससे पूछूंगा बताएंगे, सोच समझ के आंसर दो। बता बेटा। हाँ बता बेटा, कितना होगा? कितने टाइप का टीथ? एक टाइप का। कौन सा? प्रीमोलर। लेकिन अगर वही क्वेश्चन घुमा दे कि हाउ मेनी न्यू टीथ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, नंबर, न्यू को, न्यू टाइप को हटा के, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ फाउंड, हाउ मेनी, सॉरी, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यू टीथ फाउंड। अब थोड़ा, हाँ, अब आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो सेम है। समझ आ रहा है? किसको नहीं समझ आया? हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यू टीथ फाउंड, किसको नहीं समझ आया? मैं जैसे पूछूंगा फिर वो बताएंगे ना। चलो बेटा आप बताओ, 8 क्यों आ रहा है इसमें? हाँ बेटा, 12 होना चाहिए, ऑप्शन तो है ही नहीं 12, ऑप्शन गलत है। 12 क्यों होना चाहिए? हाँ बेटा, हाँ बताओ क्या होना चाहिए? 8। 8 कब होगा? जब हम, हाँ, न्यू टाइप ऑफ टीथ के नंबर्स की काउंटिंग करें। न्यू टाइप ऑफ टीथ, तो न्यू टाइप कौन सा है? प्रीमोलर। उसका नंबरिंग पूछेगा तो 8 आएगा। न्यू टाइप के टीथ की नंबरिंग पूछेगा तो 8 आएगा। वही अगर मैं इसको 5 साल के बच्चे से अगर 20 साल के
एक ओल्ड से मैं अगर कंपैरिजन करूं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड। अब ध्यान से समझ। 20 साल, हाँ बोलो। एक नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ टीथ है 12। हाँ बोलो। 8 होगा। ध्यान से देखो उधर। 12। कितना होगा? 8 या 12? अब चलो 8 वाले कितने हैं? एक ही है, 2, 3, बस 4। 12 वाले कितने हैं? सब गलत। अरे बाबा, आप इसको देख के सोच रहे होगे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 4 ज्यादा प्री मोलर 8, 4 12। अरे बाबा, ये भी तो मोलर ही है, ये भी तो मोलर है। वो कोई नया टाइप का थोड़ी ना है, वो तो एक ही टाइप है, मोलर का तीसरा रूप, मतलब तीसरा मोलर। वो कोई नया थोड़ी ना है, इट इज ऑल्सो अ मोलर। तो न्यू टाइप ऑफ टीथ कौन सा है? सिर्फ प्री मोलर। तो इसमें भी इंसाइजर है, इसमें भी इंसाइजर है, इसमें भी कैनाइन है, इसमें भी कैनाइन है, इसमें भी मोलर है, इसमें भी मोलर है। एक ही टाइप का तो नया है, कौन सा? प्री मोलर। 8 है वही, बस। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आया? हाँ चलो, क्लियर हो रहा है तो ध्यान रखना। टीथ तो बेटा पूरा 32 नए हैं 20 साल में। दूध के दांत 20 हैं, वो तो पूरा ही टूटेगा, लेकिन 32 तो पूरा ही नया है, तो ऐसे तो 32 होगा फिर। हम टाइप ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि भैया ओल्ड से न्यू में कितने टीथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरा झड़ के 32 आएगा 20 साल में। समझ आ रहा है? तो हम टाइप ऑफ टाइप हमेशा, तो जो एक ही चीज ध्यान रखना, 90% क्वेश्चन जो होता है टीथ में, डेसिडियस और परमानेंट टीथ में 90% जो क्वेश्चन होता है वो एक ही टाइप ऑफ टीथ के आसपास घूमते रहता है, सिर्फ प्रीमोलर। समझ आ रहा बात? बाकी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन प्रीमोलर पे बेस्ड होता है, ठीक। और बाकी तो ये पूछेगा, ये 3 वैरायटी पूछेगा, इसका मतलब पूछेगा। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन आ गया, ये तीनों वैरायटी, ठीक है। समझ आ रहा बात? उसका मतलब हो गया, और प्री मोलर का क्वेश्चंस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और जितना मैं डिस्कस किया उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलो आगे बढ़ें। तो माउथ हो गया हमारा, अब हम आते हैं क्या बेटा? फेरिंग्स। सेकेंड पार्ट, फेरिंग्स। फेरिंग इसोफेगस करेंगे, है ना। खाना इसोफेगस तक अपन डालेंगे, उसके बाद स्टमक बाद में आएगा। ये माउथ है, नोस्ट्रिल है, इधर देखो विक्स की गोली वाला एक वो देखियो क्या, एड, वो अमीबा टाइप का रहता है, ऐसे झूलते रहता है, देखियो? नहीं देखियो? वो यहाँ पर रहता है ना, युवुला ऐसे झूलते रहता है। वो इसलिए रहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो नाक में ना चढ़ जाए, मतलब रिवर्स हमारे नेसल कैविटी में ना आ जाए, इसीलिए ये एक फ्लैप होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये धक्का मार के इधर क्लोज हो जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से क्या आएगा? एयर। यहाँ से क्या आएगा? फूड। चलो लाते हैं, ये इधर आएगा फूड, इधर आएगा एयर। तो ये एक कॉमन एरिया जो है जहाँ पर फूड और एयर दोनों का ये कॉमन एरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है 3 पार्ट में देखते हैं।
नॉस्ट्रिल के पीछे वाला हिस्सा नेसोफेरिंग्स, देन माउथ के पीछे वाला हिस्सा ओरोफेरिंग्स, एंड लेरिंग्स के पास में जो लेरिंजोफेरिंग्स। बस बताने का है, लिखने का नहीं है, जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ये वाला जो पार्ट है वो, देखो ध्यान से देखो, फूड इधर आ रहा है, एयर इधर आ रहा है। अब मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। बता बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये इसोफेगस है या ट्रेकिया है? आप बताओ, उसको बताने तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बताओ बेटा, इसोफेगस है या ट्रेकिया है? बता बेटा, तो देख लो अच्छे से, फूड इधर आ रहा है, एयर इधर आ रहा है, इसोफेगस है या ट्रेकिया है? इसोफेगस मतलब जिससे फूड जाता है, ये वाला ए और बी। हाँ, ए क्या है भैया? क्या है? ए क्या है? ट्रेकिया है। लेकिन फूड तो इधर आ रहा है, फूड इधर से इधर जाएगा और एयर इधर से इधर आएगा। दिख रहा है, क्रिस क्रॉस एरिया दिख रहा है ना? मतलब बड़ा अजीब नहीं हो गया? इधर से इधर चले जाना चाहिए चुपचाप, इतना दूरी तय करने की क्या जरूरत? इसोफेगस यहाँ रखना था, कोई गलत दबाता तो मरता भी नहीं। मतलब यहाँ है तो गलत दबा रहे हैं, ट्रेकिया है। ये जो ट्रेकिया है ये हमारा, इसके जस्ट पीछे ही हमारा क्या रहता है? इसोफेगस रहता है। समझ आ रहा है? और इसोफेगस अगर यहाँ होता तो क्या होता? खाना खाते तो दिखता है ऐसे जाते हुए, और कभी कभी अगर कोई ऐसा लगता है कि कुछ गलती से चला गया, गटक लिए, तो दबा देते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये क्या है भैया? हमारा ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया में खाना तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? ट्रैकिया में खाना जा सकता है ना? जा सकता है भाई, क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जा सकता है, ओपनिंग है ये, तो इसलिए इसमें ढक्कन लगाया जाता है। जानते हो ढक्कन को? हाँ सर, मेरा एक दोस्त है उसने बताया था कि इसोफेगस के ऊपर, सॉरी, ट्रेकिया के ऊपर ढक्कन रहता है। तो वो ढक्कन को क्या बोलते हैं बेटा? अपने दोस्त का नाम नहीं बताना है, क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस किस टाइप का स्ट्रक्चर है आता है? इट इज कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज है? हाँ बोलो, बोलो बेटा। फ्लैट नहीं है, फ्लैप है। कौन सा कार्टिलेज है? कार्टिलेज के टाइप्स पता है? एक होता है हाइलीन कार्टिलेज, दूसरा? हाँ बेटा, नहीं है सिलेबस में। फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज का नाम है भाई, है कोलेजिन। कोलेजिन कार्टिलेज नहीं होता बेटा, कोलेजिन रहता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलीन, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इलास्टिक है? इट इज हाइलीन कार्टिलेज। चलिए, तो ये देखोगे बेटा ऐसा ढक्कन जैसा रहता है। जब भी अपन खाना खाते हैं तो ये खाना खाएंगे तो क्या होगा? ये ढक्कन का स्लोप ऐसा रहता है, ऐसा। जब खाना खाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और फिर फूड इधर चले जाएगा। किधर चले जाएगा? इसोफेगस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन रहता है या क्लोज रहता है? ओपन होगा ना, तभी तो एयर पैसेज ओपन होगा, तभी तो हम एयर अंदर बाहर कर पाएंगे। समझ आया? और इसोफेगस ओपन रहता है या क्लोज रहता है? इसोफेगस ये ओपन रहता है, इसमें कोई फ्लैप नहीं होता, कोई ढक्कन नहीं होता,
ठीक है, चलो लिख लिया इतना, हो गया। तो फेरिंग्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है इसमें, आगे चल के अपन देखते हैं। यहां से जो नेसोफेरिंग्स वाला रीजन है, यहां पर एक ओपनिंग होता है जो कि मिडिल ईयर में जाके ओपन होता है। ये क्या है, लंग्स टाइप का बन गया है। ईयर पिन्ना है, और ये क्या है, जिसमें आप लोग लकड़ी वकड़ी डालते हो। कई लोग चाबी पकड़े रहते हैं, देखता हूँ मैं कई लोगों को, तो फील्ड वर्क में रहते हैं लोग, चाबी पकड़े ऐसा। हाँ हाँ, बोल बोल। अरे भाई कुछ भी, क्या चाबी डाल रहे हो, पेन डाल रहे हो, ये क्या है। तो ये वही है। देन उसके बाद ये क्या भैया, मिडिल ईयर, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ये सब बाद में देखेंगे। और ये क्या है, इंटरनल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर के साथ में कनेक्टेड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूस्टेकियन ट्यूब। हाँ बेटा, यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेशर मेंटेनेंस में। प्रेशर मेंटेनेंस क्या होता है बेटा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी कुछ आवाज हमारे कानों में जा रही, पंखे की, हम अगर थोड़ा सा भी पैन में इधर किया वो भी आवाज। तो एवरी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी। साउंड एक वेव एनर्जी होती है, मतलब साउंड वेव के फॉर्म में रहती है, एंड साउंड भी एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो ये जो वेव है, कुछ तो इसका प्रेशर होगा। तो ये जब वेव, साउंड वेव जब हमारे कानों में जाता है, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होगा भैया, वाइब्रेशंस होंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होगा बोन्स में। और यहाँ पर भी एक बोन आता है, 3 टाइप का बोन, जो कि तीनों एक दूसरे से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन आजू बाजू से वो मेम्ब्रेन से लटके हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोन आता है ऐसा, अपन आगे देखेंगे। तो ये साउंड आया, मिडिल ईयर में गया, और मिडिल ईयर में प्रेशर बन जाता है अगर ज्यादा, तो वो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर को यूस्टेकियन ट्यूब से माउथ के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। तो जब कभी जैसे आप एरोप्लेन में चढ़ोगे, तो जैसे ही हम हाई, जैसे अपन टेक ऑफ करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो कान थोड़ा सा बंद होने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिफरेंस आने लग जाता है, जिसके कारण हमारा मिडिल ईयर में प्रेशर मैनेज नहीं होता, और हम इसीलिए पानी वानी पीना चालू कर देते हैं या कुछ खाना चालू कर देते हैं, च्युइंगम विंगम चॉकलेट ऐसा ऐसा। कई बार स्कूल में भी होता है ना कि एकदम कई जो स्कूल में कई लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं, है ना, पीछे से ऐसा कोई बैठा है, अपना ध्यान से कोई पढ़ रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, पीछे से आया एक जन बदमाश दो जो से ऐसा करके चिल्ला देता है। ठीक है, तो एकदम जो गर्ल्स लोग एकदम से हाँ ऐसे क्या हो गया, समझ आ रहा बात, पीछे से ऐसे आके डरा देते हैं ना गर्ल्स को, तो गर्ल्स एकदम हाँ ऐसे करके एकदम, क्यों ऐसा करते हैं, रिफ्लेक्स, क्यों, कान का पर्दा को ब्रेक होने से बचाने का रिफ्लेक्स है ये। समझ आ रहा बात। तो जैसे ही कोई क्या किया, वो ऐसा, ये जोर से गया, तेजी से मेम्ब्रेन को धक्का मारा, साउंड वेव तेजी से धक्का मारा। अब ये ट्रांसमिट तो कर रहा है साउंड वेव को, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। अगर अगर ये प्रेशर को माउथ से बाहर नहीं निकाला गया, तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा फट भी सकता है। इसीलिए हम ऐसे करके चिल्लाते हैं जोर से। तो वो इसलिए चिल्लाते हैं, माउथ इसलिए खुलता है क्योंकि ये जो एयर है वो तेजी से यहाँ से आता है। अब उसको गटक थोड़ा लोगे एयर को, जो प्रेशर को तो हमको बाहर निकालना है ना, इसलिए हम भी चिल्लाते हो ऐसे करके। अब कई बार, अब लड़कों के साथ जब ऐसा होता है, कोई आगे ऐसे चिल्ला दिया हो ऐसे करके, तो लड़के लोग सीधा गाली निकलता है तो वो भी एक रिफ्लेक्स है। इसीलिए ना, मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ इसको, आप लोगों को ज्यादा गाली वाली नहीं देना चाहिए। मतलब फ्रिक्वेंटली कई लोग गाली गलौज का आदत होता है ना, गर्ल्स का भी होता है। तो अगर रिफ्लेक्स होता है ना कभी कभी ऐसा, और घर में अगर ऐसा कोई आया, छोटे भाई बहन, माँ बाप सब बैठे हैं, दादी दादा, और ऐसा कोई जोर से चिल्ला दिया हाँ ऐसे करके एकदम से तेरी इतना मारेंगे ना,
तो ये सब रिफ्लेक्स है, अपने आप होता है। तो ये सब क्या होता है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और किसी का कान के पर्दे को डैमेज करना ही है। नाक और मुंह को बन के जोर से कान में चिल्ला दो, ऐसा तेज दर्द होगा ना, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा करना मत भैया, है ना। ऐसे घर जाके अपने दोस्त, कोई फ्रेंड है जो बायो वाली नहीं है, इधर आ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं नाक मुंह बंद किए, अभी तक तेरे कान में कुछ बताऊंगी, ठीक है ये सब नहीं करना है, समझ आ रहा है। आई पढ़ाऊंगा तो आई रिफ्लेक्स भी बताऊंगा उस समय। चलो इतना हो गया। चलो तो दो चीज आता है क्वेश्चन कि भैया ये फ्लैप क्या है, कैसे होता है, और दूसरा हमारा यूस्टेकियन ट्यूब का क्या काम है, किससे जुड़ा रहता है। कभी कभी सर्दी होता है आप लोगों को, कभी कभी क्या हमेशा होता रहता है। तो जैसे सर्दी होता है तो कई बार होता है ना ऐसे कान में भी दर्द होता है। तो सर्दी होता है तो क्या होता है बेटा, जो म्यूकस होता है कहाँ रहता है, नेसल कैविटी में ही होगा, नॉस्ट्रिल में हो। ये जो म्यूकस है वो इधर आगे तो आता ही है, तो पीछे भी तो जाएगा। तो पीछे जब जाएगा तो ये यूस्टेकियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक है तो साउंड वेव तो आ ही नहीं कान में, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है, इसीलिए फिर कान में दर्द चालू। सोचो इतना थोड़ा सा है तो कान में दर्द चालू होता है ना ऐसा, वो इसीलिए होता है। क्लियर है बात इतना। चलो फिर नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास। इसोफेगस में कोई सा भी ग्लैंड नहीं होता, सही बात है ऐसा है? नहीं, गलत। इसोफेगस में ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड। मैंने ये नहीं पूछा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, पूरा सुन लिया करो। इसोफेगस में कोई सा भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता। अगर कभी कभी ऐसी क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट 1 इसोफेगस डज नॉट हैव एनी ग्लैंड, समझ आ रहा बात। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट 2 सो देयर इज नो एनी डाइजेशन ऑफ फूड इन इसोफेगस। हाँ सही है। अरे पूछ, पहले देख ले, डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछ रहा है कि ग्लैंड पूछ रहा है, तो क्या है भैया स्टेटमेंट 1 भैया, आप उसको फॉल्स बोलोगे, क्यों? क्योंकि ग्लैंड बस बोला है, तो ग्लैंड तो होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है, समझ आ रहा बात। तो इसमें क्या होगा भैया, म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि क्या बनाता है, म्यूकस। क्यों बनाता है? फ्लूड को, फूड को स्लीपरी नेचर देने के, फूड जो है वो स्लिप होकर के स्टमक तक जाए आसानी से। ये तो ऐसा क्या, अगर सूखा सूखा रहेगा और आप लोग पता पड़ रहा है कि टोस्ट खा रहे हो, टोस्ट सूखा सूखा, यहाँ भी म्यूकस नहीं, वहीं अटका रह जाएगा, खाते जा रहे हो फिर जा ही नहीं रहे उसके बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना, म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस बनाता है, ठीक। कभी कभी पेट का स्टमक भी ऊपर आ स्टमक का जो एसिड होता है वो भी ऊपर आ जाता है। ऊपर किधर आता है, इसोफेगस, रिवर्स होता है ना, रिवर्स एसिड फ्लो होता है, उसमें ऐसा जलन होता है कई लोगों को, आप लोगों को भी हुआ है ना। तो ऐसा ऐसा लगता है कि हार्ट में पेन हो रहा है ना, उसको हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट पेन, हार्ट बर्न बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। तो इसोफेगस में आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम मिलेगी, दिल जले, ऐसा था। दिल जले एक मूवी थी, कौन किसकी थी, अजय देवगन की एक मूवी थी दिल जले, बड़ा अजीब टाइप का ऐसा करके, ऐसे तिरछा मुंडी करके ही वो पूरा एक्टिंग किया है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग, हार्ट बर्न। तो दिल जले जो है बहुत सारे होंगे यहाँ, तो कई लोगों को तो राख राख हो गया होगा, और कई लोगों का बेचारा अभी तक के माचिस भी नहीं लगा होगा अभी तक तो मैं उन दिल जलों की बातें नहीं करूंगा, और मुझे दुख है ऐसे लोगों के साथ, मेरा मतलब मेरा क्या बोलते हैं, सांत्वना है उनको, सांत्वना है कि भाई आप लोग दिल जले हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसी आग को लो, मशाल में लगाओ, और अंधेरे रास्तों में उजाला करो और आगे बढ़ो। कुछ अच्छा था क्या तो हार्ट बर्न इज नॉट एक्चुअली बर्निंग ऑफ हार्ट, ये मिजनोमर है। मिजनोमर मतलब जैसा नाम वैसा काम नहीं है। हार्ट बर्न का मतलब क्या, दिल जल रहा है,
अगर ऐसा कोई बोले तो क्या बोलोगे, अबे तेरे को एसिडिटी है। क्यों? स्टमक में जो भी एसिड होता है वो रिवर्स इसोफेगस में आता है और इसोफेगस की वॉल को बर्न करता है, उसी को हार्ट बर्न बोलते हैं, है ना, नॉट इसोफेगस बर्न। तो ये मिजनोमर है, मतलब जैसा नाम वैसा काम नहीं है, ध्यान रखना। समझ आ गया बात इतना? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।